नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो ये न्यूज़ है या ये जो हमारे सामने आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से, वो है रीडिंग न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट। अभी देखो आईपीसीसी की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट आई है, तो उसमें क्या क्या इंडिकेशन दिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको हम जानेंगे। दूसरा जो आर्टिकल रहेगा 5 फॉलआउट्स ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन ऑन रशिया पे जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगाए हैं, तो उसके 5 क्या परिणाम निकले हैं वो हम समझेंगे। और एक ये वाला जो आर्टिकल है ये आपको खुद से देखना है, जिसमें सेकंड एडवांस एस्टिमेट अभी रिलीज़ किए गए हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के बेसिस पे रखी गई थी 9.2%, जो कि अभी डिक्लाइन करके ये बताया जा रहा है कि 8.9% के लगभग रहने वाली है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। केवल गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ठीक है, बाकी प्राइवेट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दोनों डाउन चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सारे कुछ इश्यूज़ थे, वो हमने सुबह वाले आर्टिकल में देख भी लिए थे, हमने जो फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज वाला। तो इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो फैक्ट्स हमारे इतने काम के होते नहीं हैं, और वो भी क्वार्टर के जो डेटा रिलीज़ होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी एडवांस एस्टिमेट है। अगर हमारे पास में फाइनल डेटा हो तो इसके लिए बेस्ट क्या रहता है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसमें एक तो वर्ड आ रहा है के शेप रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि कुछ हैं जो लोग अच्छी ग्रोथ रिकवर कर रहे हैं, अच्छी खासी ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग अभी भी अपनी प्री कोविड लेवल की इकोनॉमिक लेवल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग बर्बाद हो गए और कुछ लोग जो हैं वो आबाद हो रहे हैं। तो इस तरीके की रिकवरी को बोलेंगे हम के शेप्ड रिकवरी, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात होती वी शेप्ड रिकवरी, कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो नीचे आई कोविड की वजह से, और फिर बाद में अपने आप रिकवर कर रही है, और सारे जो सेक्शंस है सोसाइटी के वो अच्छी ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं। तो वी शेप्ड रिकवरी है वो अच्छी रहती है के शेप्ड रिकवरी के बजाय। के शेप्ड रिकवरी जो होती है वो इनइक्वालिटीज़ बढ़ाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास में तो कुछ नहीं होता, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, तो वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो 2 आर्टिकल्स अपने पास में, उनको पहले हम देखते हैं। देखो फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू आईपीसीसी's लेटेस्ट रिपोर्ट, और ये 6ठी रिपोर्ट है ना। तो वैसे देखा जाए तो इस 6th रिपोर्ट का एक पार्ट तो अगस्त 2021 में पहले रिलीज कर दिया था। अब दूसरा पार्ट है वो अभी ये आई गया है लेटेस्ट, और तीसरा और चौथा पार्ट टोटल 4 पार्ट्स में आएगी, वो आने वाले अप्रैल मई मंथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट है ना, आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगस्त 2021 में आ चुका है। तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे कि नाम से क्लाइमेट चेंज पे फोकस्ड है, तो क्लाइमेट चेंज पे ही ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें देखो फोकस क्या किया गया है, वार्निंग आई है क्या, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स हैं वो आने वाले 2 दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हमें उनको नहीं, हमने टैकल करने के लिए कोई एक्शन सही तरीके से नहीं लिए, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के चलते ग्लोबल वार्मिंग राइज होगी, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, और उसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स हैं वो देखने को मिलेगी। और क्लाइमेट चेंज का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा लेने का जो तरीका है, वो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहीं पे फ्लड्स आ रही है, कहीं पर सी लेवल राइज हो रहा है, कहीं पर हीट वेव्स आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में आज ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग 3.5 बिलियन लोग, मतलब दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 45% जो हिस्सा है वो हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसका मतलब कि इतने लोगों को तो क्राइसिस का बहुत बुरे तरीके से सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ की कैटेगरी में डाला है। आईपीसीसी की अगर रिपोर्ट की बात करें तो देखो इस तरीके की रिपोर्ट्स में एक कंसर्न है या वार्निंग है, वो क्या शो करती है कि हमें अभी भी जग जाना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट है, जिसका ये सेकंड पार्ट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या रिस्क है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या है, कितना हमें नुकसान पहुंच सकता है और कहाँ कहाँ, और साथ में हम क्लाइमेट चेंज को एक रियलिटी मानते हुए इस परिस्थिति के साथ में अपने आप को कितना अडेप्ट करते हैं, कितना हम इसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं जिन पर ये आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जाती है। रिपोर्ट रिलीज़ करने में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्लाइमेट साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों की राय होती है, मशवरा होता है, उसके बाद में ये रिलीज़ होता है। और ये जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं ये 1990 से अभी तक लगातार रिलीज़ करती आई है आईपीसीसी। ठीक है, तो ऐसे में अभी तक हज़ारों पेजेस
प्रिंट किए जा चुके हैं इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अगर देखे जाए। एक 1995 में, 2001, 2007, 2015 अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और इनमें एक ही सिग्नल था कि क्लाइमेट चेंज को रियलिटी मानो और हमें एक ग्लोबल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, नहीं तो ये जो मेनेस है इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आने वाली जनरेशन्स को ख़त्म कर देगी, ठीक है, या बहुत ज़्यादा क्राइसिस का कारण बन जाएगी। अब देखो बात यह है कि इस रिपोर्ट में क्या नया है। देखो छठी जो रिपोर्ट है इसमें ज़्यादा तो इतना कुछ कहा नहीं है, रिमार्केबली कुछ नया तो नहीं है, पर हाँ जो पहले से रिपोर्ट्स आई हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर बनाई गई है। जैसे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 6th रिपोर्ट का सेकंड पार्ट आया है, इसके पहले जो पहला पार्ट जो आ चुका है ना वो अगस्त में पिछले साल आ चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हो वो फोकस किस पे था कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या हमारे पास में साइंटिफिक बेसिस अवेलेबल है। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये बताया है वल्नरेबिलिटी, एडेप्टेशन, इनके बारे में। थर्ड जो रिपोर्ट आएगी और फोर्थ जो रिपोर्ट आएगी, टोटल 4 रिपोर्ट्स आएंगी, उनका फोकस रहेगा कि कैसे हम एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे इस वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये चारों वॉल्यूम अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। 6 जो अभी ये असेसमेंट रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब देखो नया कुछ तो है नहीं यहाँ पे जिस तरीके से देखा, पर यही है कि अब की बार जो डेटा आया है या जो भी इम्पैक्ट शो किया गया है इस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज का, वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में है, ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ में है। कैसे कि भाई कौन सी सिटी को कितना ज़्यादा नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, सीधा हाईलाइट किया है रिपोर्ट में, अगर इंडिया को हम कंटेक्स्ट में ले, कि मुंबई जो है वहाँ पर फ्लड्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, बढ़ेगी फ्लड्स। और दूसरा अहमदाबाद जैसी सिटी में हीट वेव्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही है ये दोनों सिटीज़ इसी तरीके के सिनेरियोज़ को। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये रिपोर्ट अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब ये कि पिछले जो स्टेटमेंट्स थे उनके कंपैरिजन में जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी है और ज़्यादा क्लैरिटी है कि कौन कौन से सिटीज़ पर कितना ज़्यादा थ्रेट है अगर हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करें, ठीक है। अब आप जानते हो वर्ल्ड में कितनी मेगा सिटीज़ हैं, उन मेगा सिटीज़ में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है, तो बोला वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। मुंबई, अहमदाबाद की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा क्लाइमेट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसमें बीमारियों तक को भी अब की बार क्लियर बोला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है या फिर वाटर बोर्न डिजीज़ है, पानी की वजह से जो बीमारियां फैलती है या फिर जो मच्छर मक्खियों की वजह से जो बीमारियां फैलती है वो, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि सब ट्रॉपिकल और एशिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनमें से इंडिया भी एक है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी इश्यूज़ या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ बीमारियां, डायबिटिक होना या इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं उनका फैलना। दैट मीन्स कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ेगी और स्पेसिफिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ेगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं उन 1000 बच्चों में से जिन बच्चों की डेथ 1 साल के होने से पहले हो जाती है उसी को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। मतलब 1 साल से उम्र गेन करने से पहले ही बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाएगी। ये चीज़ इस क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में सीधी हाईलाइट की गई है। बाकी और जो इश्यूज़ है, हाई हीट वेव, फ्लड, ड्रॉट्स, ये हम जानते ही हैं। एयर पोल्यूशन है वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा अंडर न्यूट्रिशन में, एलर्जी जैसी डिजीज़ेस लाने में, और इसकी रिजल्ट ये रहेगा मेंटल डिसऑर्डर्स भी आएंगे। सीधी सी बात है, अगर दिमाग को सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिमाग तो ख़राब हो गई, इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी क्लियर किए गए हैं इस रिपोर्ट में। फिर कुछ दूसरी फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में फ्रीक्वेंटली और वास्टली डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ होने की बात की गई है। एक्सपर्ट्स का वही चीज़ रिपीट हो रही है कि अगर जिस सिचुएशन में हम चल रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम 20 साल पहले अगर कंपेयर करें तो आज उससे बुरी हाल है, और आने वाले 20 सालों में अगर हमने सही से कवर नहीं किया, किसको, एमिशंस को कंट्रोल नहीं किया, एफॉरेस्टेशन नहीं किया, या फिर हमने खुद की जो क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी डेवलप नहीं की कि हाँ जी परिस्थितियाँ अगर बदल रही तो उसके हिसाब से हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो बोला डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस डैमेज को बचा सकते हैं।
तो सबसे पहला काम तो ये कि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट के बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस थी कि जो इंडस्ट्रियल इरा से पहले जितना टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को हमें 21st सेंचुरी एंड होने तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा राइज नहीं होने देना है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल दिखाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो फंडिंग की और पॉलिटिकल विल की कमी ही है। इसके आगे अगर देखें, आगे ये है कि अब क्या करना चाहिए। तो देखो, आईपीसीसी की रिपोर्ट में साइंटिफिक बेसिस है कि हमें वाकई में साइंस के हिसाब से क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। आपको पता है आईपीसीसी की जो 5th रिपोर्ट आई थी ना, उसी के बेसिस पे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। पर अभी तक भी उसको हम प्रॉपरली टारगेट में लेकर के नहीं चल रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, ये सारे के सारे आईपीसीसी की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के बेसिस पे है। पर वही चीज़ है कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं पर आउटकम कुछ नहीं होता। वही ग्रेटा थनबर्ग वाली बात, ब्ला ब्ला ब्ला, बस और कुछ ही नहीं। बोल देते हैं बड़ी बड़ी बातें, होता कुछ है नहीं। आज देखो किस तरीके से ह्यूमैनिटी कितना गजब का क्राइसिस देखने को मतलब मजबूर हो गई है यूक्रेन में जिस तरीके से। और ये मैन मेड क्राइसिस है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो अच्छे से अगर यूज़ करें तो हमें बेनिफिट मिल सकता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो वही चीज़ें अलग अलग फिर से रिपीट हो रही हैं। तो भाई बचना है ना, तो इन रिपोर्ट्स को इग्नोर करना वाकई में घातक साबित हो जाएगा। हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा रशिया पे अलग अलग जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसकी वजह से रशिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है वो देखते हैं। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन और उसके अलावा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ है वो, प्लस यूएसए, इनके द्वारा रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। उनका रिजल्ट क्या रह रहा है? सबसे पहला रिजल्ट तो ये, द करेंसी टैंक्स। दैट मीन्स रशिया का जो रूबल है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है, डिक्लाइन होता चला जा रहा है। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड अगर आज के टाइम पे रशिया करे ना, तो एक चीज़ के पहले जितने रुपए देता था उससे बहुत ज़्यादा उनको पेमेंट करना होगा। खुद की करेंसी की अगर बात करें तो वहाँ की करेंसी डिक्लाइन कर गई। दूसरा, बैंक रन का डर भी है, क्योंकि जिस तरीके से बैंकों पे बैन लगाए गए हैं तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो वो जल्दी से क्या है, टेंशन में आ गए कि भाई कैसे भी करके पैसा निकलवा लिया जाए, हमारा पैसा बच तो जाए, नहीं ये जो सरकार है ये तो बर्बाद करने के काम करने लग गई है। तो उस केस में अगर बैंकों से पूरा पैसा एक साथ निकालने की कोशिश सारे डिपॉजिटर्स करेंगे तो आपको भी पता है बैंकरप्ट हो जाएगा बैंक खुद। जो लोन देने वाला है वो खुद बैंकरप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक किसके भरोसे चलता है? डिपॉजिटर्स के डिपॉजिटेड मनी के बेसिस पे ही तो चलता है। अब वो पैसा अगर सारा निकाल लेंगे तो बैंक बर्बाद हो गया। तो इस परिस्थिति का भी तैयारी हो रही है। फिर कैपिटल कंट्रोल, रशियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि कोई भी अगर इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी रशियन सिक्योरिटीज़ को कहीं पे बेच रहा है और वो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? रशिया का खुद का, तो बोला 28 फरवरी के बाद में इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को आप अलाउ ही मत करो। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो किसी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू रशिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके शेयर्स खरीदे, पर आज जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में एग्रेशन दिखाया तो उस केस में सैंक्शंस लग गए। अब सैंक्शंस लग गए तो इसका मतलब इकोनॉमी तो बर्बाद होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब उस केस में रशिया जो है वो क्या कर रहा है कि कोई पैसा जल्दी से निकाल ना ले जाए हमारी इकोनॉमी से। तो उन्होंने क्या कर दिया कि हमारे यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटीज़ को, रशियन सिक्योरिटीज़ को सेल करने की कोशिश करे और अपना पैसा निकालने की कोशिश करे, उसको अलाउ ही मत करो आप। ठीक है, क्योंकि रशिया को भी पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, जो फॉरेक्स की ज़रूरत है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा आता है। तो एक हो गया है कैपिटल कंट्रोल। इसके अलावा गुड्स की शॉर्टेज, ये तो डाउट है नहीं भाई, ट्रेड ही नहीं हो रहा है। जो इंटरनेशनली सप्लाई चेन से कुछ ना कुछ अवेलेबल होता था रशियन सुपरमार्केट्स में, वो मिल ही नहीं रहा है उनको, तो ये भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी क्राइसिस जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी है वो है ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं। अभी रिसेंट आपको पता ही है कि $100 पर बैरल के हिसाब से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बढ़ चुकी है। तो ये क्राइसिस का सामना कर रहा है रशिया अभी, जब से ये सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, एक इकोनॉमी किस तरीके से अगर ग्लोबल इंटीग्रेट रहती है और वो अचानक से इस तरीके से इर्रेस्पॉन्सिबल कदम उठा ले तो कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये परेशानी कौन उठा रहे हैं? अल्टीमेटली वहाँ के लोग। अब आप देखो कि इंडिया के जो बैंक्स हैं उन्होंने ये ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई
हम जो भी रशियन काउंटर पार्ट्स उनके साथ में डील जल्दी से नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो इनके ऊपर स्विफ्ट का बैन लगा दिया गया है, स्विफ्ट से जो ट्रांजैक्शन है वो अलाउ नहीं हो रहे हैं, और दूसरा इस तरीके से इकोनॉमी जो है रशियन वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। कल को ना हमें हमारे पेमेंट्स भी रिटर्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, यही एक इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होती है। तो अभी ये सिचुएशन जो है वो बिगड़ गई है रशियन इकोनॉमी के सामने, अगर हम देखें तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगर हम फ्रंट पेज पे बात करें तो फ्रंट पेज पे देखो, एक तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इधर, सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन अभी बनी है माधवी पुरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है अगर आप यूपीएससी के अलावा दूसरी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन बनी है अभी रिसेंटली? माधवी पुरी। ठीक है, तो अब आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, सेबी के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। सेबी फॉर यूपीएससी करके गूगल कर लेना, पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोई अच्छी सी वेबसाइट मिल जाए, दृष्टि आईएएस की मिले, इनसाइट आईएएस की, जो भी मिले आपको ढंग की, उस पर आप पढ़ लेना। बायजूस की भी मिल सकती है। इसके आगे अगर हम देखें, आईपीसीसी का जो है मैटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीडीपी के बारे में हम बात कर चुके हैं, और इधर आपको पता ही है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश की जा रही है, पर एक अनफॉर्चुनेट या फिर जो है बुरी खबर वो है कि कर्नाटका के एक स्टूडेंट नवीन, उसकी डेथ हो गई वहाँ पर रशियन स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैटलिटी है इंडियंस की अगर हम बात करें वहाँ पर। ठीक है, तो ये थी। बाकी तो देखो इधर से रोमेनिया है, मोल्डोवा है, या फिर आप कह सकते हो स्लोवाकिया है, पोलैंड है, यहाँ पर हमारे कुछ 4 मिनिस्टर्स को भेजा गया है कि कैसे भी करके प्रॉपर कोलैबोरेशन हो और हमारे जो स्टूडेंट्स फंसे पड़े हैं यूक्रेन में उनको कैसे भी करके निकाला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसके आगे देखें, इकोनॉमी पेज पे अगर नज़र डालें तो वैसे कुछ इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक तो ये देख सकते हो आप कि ये जो भी डार्क जोन दिख रहा है ना आपको, जितना भी ये एरिया वो एरिया है जहां से रशिया को एयर स्पेस अलाउ नहीं है। इसका मतलब रशियन प्लेन्स इधर से नहीं उड़ सकते हैं। इसका मतलब सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने और एक अपर लेवल तक लगा दिए हैं। स्विफ्ट जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं ना, उसके बाद में मार्केट में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है। सीधी सी बात है, लेन देन कैसे होगा इस वजह से। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान है ना, उसमें आपको पता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की बात की थी। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में हमें एक बार रिवाइज करना है, वो आप खुद से करोगे। आज थोड़ा मैं लेट हो गया तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना भाई, माफ़ करना, लेट हो गया मैं थोड़ा आज। ठीक है, और तो क्या देखोगे, बस मेन चीज़ें थी वो हमारी हो गई है। वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालें तो यूएसए ने तो सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे, बढ़िया। बाकी चाइना ने ये कहा है कि हम जो हैं वो तो ट्रेड हम नॉर्मली ही करेंगे। और आप देख सकते हो कितना बेकार तरीके का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। यूनाइटेड नेशन चीफ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये कहा है कि कैसे भी करके ये लड़ाई रुकनी चाहिए, नहीं तो इसमें जो एक मानवता है वो छलनी हो रही है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो कि हमेशा एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, उसने भी सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। आप देखो कि कितना ज़्यादा एक क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है रशिया के लिए। ठीक है, इधर आप देख सकते हो कि ताइवान वाले मुद्दे को लेकर के रशिया और यूएस के बीच में टेंशन शुरू हो गई है कि जिस तरीके से ताइवान के एयर स्पेस में रशियन फाइटर जेट्स को उड़ते हुए डिटेक्ट किया गया है, तो उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं रेड अलर्ट है इंटरनेशनली। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। कुछ बच गया हो तो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।